इससे पूरी जैसे आपकी बॉडी है इसको गर्म कर करके पूरी बॉडी की सिकाई की जाती है। जैसे हम घी को पिघालते हैं ना, वैसे हमारी बॉडी की बाय को हम पिघालते हैं इससे पूरा। दर्द भगाएं जोड़ों का, ये तेल लगाएं। लेकिन उस पे कोई नहीं बताता कि जहाँ सूजन है वहां आपको तेल नहीं लगाना है। पूरा एरंड के पत्तों में जो हल्दी मिलाई, उसके ऊपर आप अक के पत्तों को सिंपल ऐसे रख दो और उसको आप बांध के सो जाओ। सुबह तक आप देखोगे कि आपको कितना आराम है। और मैम जो लोगों के जॉइंट से कट कट की आवाज आती है, तो क्या वो भी अर्थराइटिस की वजह से ही है? मैं तो पहले सोची मैं ठीक ही नहीं होंगी, जहाँ पहले दिखाई मैं, पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, फिर मैं यहाँ द्वारका में दिखाई, फिर मैं पास वाली डॉक्टर पे दिखाई, फिर मैं तो हार मान गई थी। मेरे हस्बैंड बोले ठीक तुम हो जाओगी। फिर मेरे हस्बैंड की दोस्त ने बताया यहाँ कोई आयुर्वेदी वाली है, तब आई मैम को दिखाए, तो 1 महीने में हमें आराम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को आप नेचुरली कंट्रोल या ठीक नहीं कर सकते हो। लेकिन दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर उपासना वोहरा जी से जानेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को आप आयुर्वेद से कैसे ठीक कर सकते हो और किन बातों का परहेज करना चाहिए, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कौन सी दवाइयां हैं, किस लाइफ स्टाइल को फॉलो किया जाए ताकि आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो आप दवाइयां खा रहे हैं, जो पेन किलर्स खा रहे हैं, वो तक छूट सके। और हम आपको पेशेंट का रिव्यू भी दिखाएंगे, जिन पेशेंट की दवाई तक छूट चुकी है, आज उनको कई सालों से कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है और उनका दर्द और रूमेटॉइड अर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो मैम आपको प्रणाम और स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा जो समाज है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना एक तो भेड़-चाल है कि हमने उससे सुना मेरा कभी ठीक नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। लेकिन जहाँ बात आती है प्रैक्टिकली, देखो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब सब में बहुत अंतर है। सबके शरीर पे काम करने का तरीका अलग है। तो यहाँ मैं बात करूँगी स्पेसिफिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे हम आम वात बोलते हैं, गठिया बाय बोलते हैं। अब इसके नाम में ही सारी चीज़ें डिफाइन है। आम वात, आम मतलब जो आपकी बॉडी में इनडाइजेस्टिव जूसेस हैं, ठीक है, और वात मतलब एयर, जो वायु है। तो जो इनडाइजेस्टिव जूसेस वो बन गए, हवा उनको लेके पूरे शरीर में फैलना स्टार्ट कर देती है ब्लड के साथ। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट में क्या होता है, जब वो सुबह उठते हैं वो बेड से उठ नहीं पाते। उनके जो हाथ हैं बायलेटरली, यानी कि दोनों हाथों में इतनी स्टिफनेस होती है कि वो फिंगर्स को ऐसे भी मूव करना चाहे ना, तो वो इतना भी बेंड नहीं कर पाते हैं। जकड़न होती है। इतनी ज़्यादा जकड़न होना स्टार्ट होती है, स्टिफनेस इतनी ज़्यादा है। फिर वो क्या करेंगे, थोड़ी देर कोशिश करेंगे मूव करने की, हाथों को थोड़ी देर मलेंगे, ठीक है? आधा घंटा, पौना घंटा, किसी को 2-2 घंटे लगते हैं बेड से उठने के लिए। फिर उसके बाद उनकी बॉडी पूरा दिन चलती है, थोड़ा स्टेबल होती है और वो ट्रैक पे आ जाती है। अब यहाँ बात करते हैं कि आम वात के कारण क्या है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं इन्फ्लामेटरी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, और आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि वात दोष बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया। अब यहाँ पे जो शुरुआत होती है ना, वो आपके इंडाइजेशन से स्टार्ट होती है, यानी अग्नि मंद। अब हम पुराने टाइम में सुनते थे कि दादा दादी बोलते थे कि जठर अग्नि मंद नहीं होनी चाहिए, मंद नहीं होनी चाहिए, ये कर लिया करो, खाने के तुरंत बाद पानी मत पिया करो। अब लोग उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं, सात्विकता पे जा रहे हैं कि सात्विक आहार लेना है। क्यों? आप अग्नि को प्रदीप्त करो, 13 प्रकार की अग्नि है। तो वहीं से प्रोसेस स्टार्ट होता है। लोग सोचते हैं मेरे को आज तक तो कुछ हुआ नहीं, क्या हुआ, कब्ज ही तो थी, क्या हुआ, गैस ही तो थी, अचानक से मुझे कैसे दिक्कत होगी। जब हम वो स्टार्टिंग में इग्नोर करके गैस की गोलियां, इनो उठा के ले लिया, ये सब चीजें लेते हैं ना, जैसे लेग्जेटिव ले लिए, मतलब मैं आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं इतना चैलेंज कर सकती हूँ कि आप में से 50 to 60% ऐसे लोग होंगे जो मॉर्निंग में फ्रेश नहीं हो पाते होंगे या सेटिस्फैक्टरी मोशन होगा ही नहीं। गोलियां खा रहे हैं, चूरन खा रहे हैं, घर में ये चीजें रखी हैं, गैस की गोलियां खा रहे हैं, ऐसी जिंदगी नहीं। तो लेटर ऑन उसमें से कुछ लोगों को डेवलप होता है, कुछ की जिंदगी निकल जाती है, वो तो तुक्का है, जैसे काम कर गया। अब यहाँ हम बात करेंगे इस मिथ पे कि ये क्योरेबल नहीं है। सबसे पहली बात, जब हम कहीं भी जाते हैं, देखिए हर पैथी की अपनी स्पेशलिटी, और मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि इमरजेंसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो एलोपैथी काम कर सकती है, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी मतलब कभी काम नहीं कर सकती। बट क्रॉनिक डिजीज में जो आयुर्वेदा काम कर सकता है, वो कोई पैथी नहीं कर सकती, ठीक है? जब आपकी बॉडी पेन किलर पे या एट द एंड यू हैव टू टेक स्टीरॉइड्स, ठीक है, कि वहां पे बोला जाता है कि आपको लाइफ टाइम लेना है। आप जब गठिया शुरू होता है ना, इनिशियल फेज है तो रिकवरी हो जाती है, लेकिन जब लेटर ऑन स्वेन नेक डिफॉर्मिटी,
कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि जितने भी गठिया वाई के पेशेंट है ना, आप लोग अपनी फिंगर्स में देखना, आपके जो यहाँ पे हैं नक्कल्स, जो आपकी यहाँ पे ना पूरी बेंडिंग स्टैंड वो हो जाती है, जैसे स्वैन की नेक होती है ना, पूरी फिंगर्स यहाँ के भी पैरों के भी वो पूरी इस तरह से हो जाती है और वो सीधी नहीं हो पाती, झुकने लगती है ऐसे। पूरी मुड़ने लग जाते हैं, वो डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो उस कंडीशन में तो बोलते हैं भाई जब तक आपकी आखिरी सांस है आपको दवाई लेनी है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ट्रस्ट करो, ठीक है, टाइम दो, 1 साल 2 साल, सारी जिंदगी से तो बेहतर है ना। हमें हमेशा जल्दी चाहिए, जल्दी के चक्कर में कब हम सालों एक पेन किलर 2 10 करते करते जिंदगी निकाल देते हैं। साइड इफेक्ट्स, किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, रेगुलर बेसिस पे आपकी केएफटी मॉनिटरिंग, क्रेटिनिन तो नहीं बढ़ रहा, यूरिया तो नहीं बढ़ रहा, ये सिम्टम्स, ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग करना जरूरी हो जाता है। बट आयुर्वेदा ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा मिथ क्या है कि आयुर्वेदा में ना हैवी मेटल्स यूज होते हैं, हाँ, जिससे लोगों के ऑर्गन्स खराब ऑर्गन्स खराब होते हैं। देखिए सबसे पहली बात, उसको रस औषधि चिकित्सा बोलते हैं। हर बीमारी में रस औषधि यूज नहीं की जाती है, ठीक है। रस औषधि को जिस बीमारी में यूज किया जाता है वहां पे हमारे शास्त्रों में, जैसे कि आयुर्वेद सार संग्रह है, वैशज्य रत्नावली है, संहिताएं हैं, हमारी चरक है, सुश्रुत है, मेंशन है कि एक शरीर के लिए आप 30 दिन इस्तेमाल कर रहे हो, आप 21 दिन कर रहे हो, कितने दिन कर रहे हो, वो कैसे काम कर रहे हैं, सब चीजें मेंशन है। तो ऐसा नहीं है। देखो अब लोग आयुर्वेदा किसको मानते हैं, सड़क के किनारे टेंट लगा के बैठा है, 50 साल पुराना आयुर्वेदा दवा खाना, गठिया बाई को 1 महीने में जड़ से खत्म करे, जाके वहां पे कैप्सूल भरवा भरवा के लाते हैं, खा रहे हैं। मैंने एक पेशेंट थे, उनका देखा था, वो ना मथुरा से हैं। तो वहां पे कोई बंदा है, लिखता आयुर्वेद है, अंदर कैप्सूल भर के देते, तो सारा उसमें फिलिंग्स कर रखी थी। हाँ, ऐसे डॉक्टर तो मैंने भी हाँ, देखे हैं। तो उसमें ना वो चीज हार्म करती है, हम्म, हम उसका कंपैरिजन करते हैं। और मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, देखो जो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ, चाहे कोई भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या मेरे अपने चैनल पे मैं कर रही हूँ, ठीक है, या मैं पेशेंट्स के रिव्यू भी शेयर कर रही हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। मैं ना तो किसी को टारगेट करती हूँ, ना मैं किसी को बोलती हूँ। देखिए मैं अपना काम लॉयलिटी से कर रही हूँ। तो अब गठिए के लिए ना कुछ रेमेडीज थी जो मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन से देखी कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। इसमें से एक रेमेडी तो विंटर्स के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि अभी उसका सीजन नहीं है। ऑल दो मैं बताऊंगी ताकि लोगों के माइंड में वो चीज रहे। हम्म, सबसे पहले जब आपकी स्टिफनेस कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी ना, तो पेशेंट आधा ठीक फील करेगा। जी। उसके लिए ना बथुआ, जो बथुआ। बथुआ सबसे बढ़िया काम करता है। पहले लोग ना बहुत ज्यादा खाते थे साग में डाल के, अब हम मॉडर्न ट्रेंड में आ गए तो हम नहीं खाते हैं। बथुए का जो जूस है, सिर्फ उसके पत्तों को आप मिक्सी में ग्राइंड करो, थोड़ा सा पानी डाल के, आधा आधा गिलास, आधा आधा गिलास उसका डेली सुबह खाली पेट और शाम को पियो। विद इन 21 डेज, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया, आपकी स्टिफनेस 30 to 40% रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। जो आप सुबह उठ के आप फील करते हो ना, 1 घंटा लगता है बॉडी को एक्टिव करने में, आप देखोगे कि 30 40 मिनट्स में आपकी बॉडी रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब इतना बढ़िया काम अच्छा, करता है, मतलब बथुआ इतना फायदेमंद है। इतना जबकि फायदेमंद। हम लोग तो बथुए की रोटी खाते हैं। रायता खाते हैं लोग, हाँ। ठीक है, रोटी खाते हैं, साग में खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं। अब जैसे विंटर्स आते हैं तो जनरली एक रूटीन है कि हम फैमिली में हफ्ते में एक बार बथुए का जूस निकाला और पी लिया, ताकि बॉडी की एयर एलिमिनेट हो जाए। दूसरा, आव है। आपको जब भी खाना खाना है ना, देखो कोई इंसान जिंदगी में पूरी जिंदगी परहेज पे नहीं चल सकता। और जब बोल दिया ना इतना परहेज करना है, तो दिमाग हमारा ना सारा दिन परहेज में रहता है, ये भी मेरा छुड़वा दिया, ये भी छुड़वा दिया, ऐसे आप चाहे पूरा महीना ना खाओ, जी। ठीक है। तो मेरा हमेशा क्या मानना है कि जब आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पीक पे है, आप परहेज कैसे करो, आपको हर इंसान समझदार है। आपको पता है मेरे शरीर में बाय बन रही है, मैं वो खाना ना खाऊं, दालें हैवी ना खाऊं, हल्का खा लूं, गोभी गोभी हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी, ये बाय करती है, ना खाएं हम, ठीक है। कद्दू है, घिया है, टिंडे है, तोरी है, परवल है, इतनी सब्जियां हैं, इसका खाएं। और एक मूल मंत्र, आम बनने ही नहीं देना। जितनी भूख उसका 70% खाना खाना है। और चाहे 10 बार खा लो, 10 बार भूख लग रही है, जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना। मतलब डाइजेशन का ध्यान रखना है। बिल्कुल रखना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। बिल्कुल नहीं होने देना, अग्नि को मंद नहीं होने देना है, ठीक है। हमें होता है कई बार, जैसे हम कहीं बाहर कुछ खा ले, शादियों में खा ले, उसके बाद ना मन नहीं करता खाने का, हम क्या करते हैं, टाइम देख के खा लेते हैं, वो चीज नहीं करनी चाहिए। सेम इस केस में आपको वो नहीं करना, अपनी पेट को ना पचने का टाइम दो, इंटेस्टाइन में जो अग्नि प्रदीप्त हो रही है, मूवमेंट्स को काम करने दो, बहुत अच्छा काम करता है। थर्ड चीज, नित्य विरेचन। विरेचन एक ऐसी चीज है, जो आपका इंटेस्टाइन है, उसमें छोटे छोटे बाल हैं, आप कुछ भी खा रहे हो उसमें जा रहा है, वो मूव कर रहे हैं। जब आपको गठिया बाय होता है ना, उसकी मूवमेंट हमेशा कम हो जाती है।
यहाँ पे आपको नित्य विरेचन करना है। नित्य विरेचन करना है आपको एरंड के तेल से। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल लेग्जेटिव का काम करेगा। उसका ये नहीं कि वो लूज मोशन लगवाएगा, लेकिन आपको लगभग 14 दिन के लिए डेली 10-10 ml कैस्टर ऑयल रात को गर्म पानी के साथ, ठीक है, उसमें थोड़ा सा जैसे आप त्रिफला चूर्ण मिक्स कर लो। 10 ml आपने कैस्टर ऑयल लिया, उसमें लगभग आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण मिक्स किया, उसका पेस्ट टाइप बना, उसको गर्म पानी से लेके सो जाओ। ये स्टार्टिंग में 14 दिन आपको ऐसा होगा कि जितनी आपकी क्षमता है ना, बाय को निकालना शुरू कर देगा। उसके बाद एक दिन, एक वीक गैप लो, उसके बाद फिर 14 दिन करो। मैम विरेचन को अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो अपने पेट को साफ साफ करना। विरेचन मतलब वो रेचन कर्म कर रहा है, यानी कि आंतों में जो भी जमा है उसको बाहर निकाल रहा है। इट एक्ट एज ए नेचुरल लेग्जेटिव, ठीक है, बट विद क्लीनिंग इफेक्ट, कि वो डिटॉक्स भी कर रहा है। कोई चीज ऐसी नहीं होती जो डिटॉक्सिफिकेशन करती है, वो चीज पुश करती है बॉडी को कि वो नेचुरली उनको रिलीज करे। बाइल्स के सिक्रेशन पे काम करेगा और उसे रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो ये इतना अच्छा काम करता है। 14 दिन करो, 7 दिन का गैप दो, फिर 14 दिन करो, 7 दिन का गैप दो। आप मतलब जितने भी लोगों को गठिया बाय है, आप ना इस प्रोसेस को एक बार करके देखो, स्टार्ट करो। आपको ना इतना रिलीफ मिलेगा, मतलब मैं ये नहीं कह रही 100%, पर आप 20-30% रिकवरी फील करोगे। और जो पेशेंट इनिशियल फेज में है, उनको तो बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। मैम बहुत से लोग कहते हैं कि ये एरंड के तेल को रात के टाइम जो पीना है वो दूध में डाल के पीना है। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है, दूध में हम लोग नेचुरली लेते हैं, क्योंकि वो भी दूध भी मृदु विरेचक है। अब क्या होता है, विरेचन भी दो तरह से होता है, मृदु है या तीक्ष्ण कर रहे हैं हम, या मध्यम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मृदु विरेचक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं रात को गर्म दूध पीते हैं, सुबह उठ के पेट साफ होता है, तो हाँ। वो मृदु मतलब नेचुरल लेग्जेटिव है। दूध में अब हम गठिया बाय में क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बाय फैल रही है, ठीक है। जब वो दूध लेगा ना, तो उसकी पाचन उतनी स्लो हो जाएगी, ठीक है। कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम हमेशा पुअर डाइजेशन में और डाइजेशन को पुअर करता है, तो इसलिए हम दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकेंडली इसमें त्रिफला है, त्रिफला को कभी भी दूध के साथ नहीं लिया जाता, क्योंकि हरड़, आंवला, बहेड़ा है, तीनों ऐसी चीजें हैं, तीनों के गुण विपरीत हैं, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये 3 चीजें भी अगर हम अपनी लाइफ में ऐड करेंगे ना, तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। अब जनरली जैसे मैं पेशेंट्स को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, जो मैंने पेशेंट में देखा, 6 महीने तक उनकी बॉडी धीरे-धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाती है। पर कुछ पेशेंट पेशेंस रखते हैं, कुछ नहीं रखते। किसी की बॉडी इतनी पेन किलर पे होती है, ठीक है, तो हम धीरे-धीरे करके उसको विथड्रॉ करते हैं। 6 महीने में उसकी बॉडी को एटलीस्ट मैं ट्रैक पे लाती हूँ। तो इसमें पंचकर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्नेहपान कराएँगे, विरेचन देंगे, काढ़ावस्ती प्लांट्स का एनीमा बनाया जाता है, काढ़े बनाए जाते हैं और उसका एनीमा दिया जाता है। फिर इसमें ना जैसे ये पोटली है, अब ये पोटलियाँ बहुत तरह से होती है, जैसे इसमें पाउडर हैं, किसी में हम प्लांट्स भरते हैं, किसी में जंबीरा, पिंड स्वेद है, अलग-अलग चीज़ें हैं। इससे पूरी जैसे आपकी बॉडी है, इसको गरम कर करके पूरी बॉडी की सिकाई की जाती है। जैसे हम घी को पिघालते हैं ना, वैसे हमारी बॉडी की बाय को हम पिघालते हैं इससे पूरा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसमें पेशेंट की बॉडी पे डिपेंड करता है, बट इनिशियली हम 10 डेज़ का रिकमेंड करते हैं। 10 डेज़ के बाद हम उसकी बॉडी को छोड़ते हैं। तो अभी जैसे रिसेंटली हमने किए, कोई पेशेंट कहता है मैं 40% रिवर्स कर गया, कोई कहता है 50%, मतलब इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और इसके साथ में देखो, बिना ट्रीटमेंट के तो कोई पॉसिबल नहीं है। जी। होम रेमेडी हमेशा एक सपोर्ट कर सकती है। जो कंडीशन आपकी 100 है, उसको वो 70 पे ला सकती है, 80 पे ला सकती है, 60 पे ला सकती है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। डाइट उसमें 20% और काम करेगी, और जो बाकी 50% बचा है, वो मेडिसिन ही काम करेगी। और जो कॉम्बिनेशन, मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, पर जो रिजल्ट है, क्योंकि मुझे उस चीज़ पे काम करना है, मैंने हमेशा क्रोनिक डिजीज़ पे काम किया। और रोमेटाइड अर्थराइटिस के आज तक जितने भी पेशेंट आए, आज दवाइयाँ छोड़े उन्हें 2-2, 3-3 साल हो गए, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। किसी को 1 साल लगा, किसी को 6 ही महीने लगे, किसी को 2-2 साल भी लगे। हमेशा, और एक सबसे बड़ी क्या चीज़ है, पेशेंट आते पूछते हैं कितना टाइम लगेगा? मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आप घर में 4 भाई-बहन हैं ना, आपके पेरेंट्स नहीं बता सकते कि मेरा ये बच्चा जल्दी बीमार होता है या ये लेट होता है, ये क्यों होता है? सोचो, माँ-बाप ने जन्म दिया है। हम तो डॉक्टर हैं जो तजुर्बे से चल सकते हैं। तो हम कभी ये चीज़ नहीं बोल सकते। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मुझे ये पता है कि मैं ठीक करूँगी। मुझे इतना भरोसा है। वक़्त कितना लगेगा वो आपका शरीर बताएगा। आप जितना अच्छे से मेरी इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करोगे, आप उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। और 1 महीने में हमें रिजल्ट पता चल गया। 1 महीने में
ये हाथ पूरा सूज गए थे मेरा, ये एक आंख बंद हो गए थे, ये भी, और मैं चल भी नहीं पा रही थी जब आई। अच्छा अच्छा। और अभी तो एक पैर में है ये, 1 महीना बाद आज आई हूँ तो मैम दवाई चेंज की है। अच्छा, 1 महीने में आपको कितना परसेंट फर्क है? वो 60-70% साठ फर्क है। सत्तर हाँ। परसेंट फर्क है आपको। और मैं तो पहले सोची मैं ठीक ही नहीं होंगी, जहाँ पहले दिखाई मैं, पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, फिर मैं यहाँ द्वारका में दिखाई, फिर मैं पास वाली डॉक्टर पे दिखाई, फिर मैं तो हार मान गई थी। मेरे हस्बैंड बोले ठीक तुम हो जाओगी। फिर मेरे हस्बैंड की दोस्त ने बताया यहाँ कोई आयुर्वेदी वाली है, तब आई मैम को दिखाए, जी तो 1 महीना में हमें आराम है। मैम अर्थराइटिस में जब जोड़ों में दर्द होता है तो उसके लिए ना बहुत से तेल भी होते हैं और बहुत से कुछ नुस्खे होते हैं जिनका लेप करने से, मसाज करने से दर्द भी दूर होता है। तो ऐसे कुछ तेल भी आप बताते हैं या ऐसे कोई नुस्खे जिन जो लेप करने से दर्द भी ठीक हो सके या कम हो सके? देखो अब मैं इसमें भी बताती हूँ, ये भी ना बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस है इन चीजों में भी। रीजन कि दर्द भगाएं जोड़ों का, ये तेल लगाएं, लेकिन उस पे कोई नहीं बताता कि जहाँ सूजन है वहां आपको तेल नहीं लगाना है। अच्छा, सूजन में तेल नहीं सूजन में लगाते? तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां पे हम जनरली बोलते हैं पेशेंट को कि आप आइसिंग करो। ठीक है, कि ऑलरेडी इन्फ्लामेटरी चेंजेस हैं। जहां नॉर्मल पेन है वहां पे आप मसाज करोगे ना तो वो वात को एलिमिनेट करेगा, बट जहां ऑलरेडी स्वेलिंग है, कफ वहां पे बढ़ा हुआ है, आप उस पे और स्नेहन करोगे तो वो दिक्कत करेगा। सेकंड चीज, लेप। लेप बहुत अच्छा काम करता है। लेप का काम क्या है? वो उस एरिया को लुब्रिकेट कर रहा है। जनरली जब अर्थराइटिस होता है तो कई बार कंडीशन क्या होती है, ग्रीस कम होने लग जाती है, गैप आने लग जाता है। आप सोचो कि आप 20 साल की बॉडी को 80 साल से कंपेयर करो, नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली भी नहीं है। आपको पेन नहीं होगा, आपको चलने में दिक्कत नहीं है, आप सीढ़ियाँ आराम से चढ़ पा रहे हो, ठीक है, अपना काम आराम से कर रहे हो, तो ठीक है, उतना सफिशिएंट है, आप उतना ही रिवर्स कर सकते हो। आपको अकड़न नहीं है, तो इंसान की ज़िंदगी सेटल होगी ना, जहाँ सुबह उठते ही गोलियाँ खा रहा है, ठीक है, हाथ ऊपर कर रहा है तो वो नहीं हो रहे, हाथ घुमा रहा है वो नहीं हो रहा, जोड़ नहीं चल पा रहे, मतलब वो सारी चीज़ें सेटल हो जाती है। हाँ, लेप वहाँ कर सकते हो। और अगर मैं लेप की भी बात करूँ ना, तो मेरा हमेशा मानना, जो एरंड के पत्ते हैं ना, हाँ जी। या अक के पत्ते, अच्छा। ये 2 चीज़ें ना, आप मतलब सिंपल आप लोग घर पे ट्राई करना। एरंड के पत्ते लेना और अक के पत्ते लेना। अक के पत्ते इतने बड़े-बड़े होते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो इमेज हम यहाँ पे अटैच कर देंगे कि अक क्या होता है, ठीक है? एरंड मतलब कैस्टर जो आता है। कैस्टर के पत्तों का आपने लेप बनाना है, उसकी चटनी बना लेनी है, उसमें आप थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर लो, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आपके जो नी है, अब ये मैं एग्ज़ाम्पल जैसे एल्बो है बट ये आपका घुटना है, आपने इस घुटने पे ऐसे लेप लगा लिया, पूरा एरंड के पत्तों में जो हल्दी मिलाई, उसके ऊपर आप अक के पत्तों को सिंपल ऐसे रख दो और उसको आप बांध के सो जाओ। सुबह तक आप देखोगे कि आपको कितना आराम है। मतलब ये इतनी बेस्ट काम करती है, आप सोचो। और इससे ज़्यादा अगर मैं रेमेडीज़ बताऊँगी ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में जितनी बताई है, अगर आप इसे भी फ़ॉलो करेंगे ना, तो आप वीडियोज़ में कमेंट्स में बताओ। क्योंकि देखो, आपका एक जो कमेंट है, वो दूसरे के लिए हेल्प कर सकता है। और अगर किसी को रिलीफ़ नहीं मिलता है, तो आप वो भी लिखो कि मुझे रिलीफ़ नहीं मिला, पर वहाँ पे अपनी पूरी कंडीशन लिखो कि मेरी ये प्रॉब्लम थी और मुझे इस चीज़ में इस चीज़ से रिलीफ़ नहीं मिला, ताकि हम उस चीज़ को और बेहतर वे से बता पाएँ जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। मैम मतलब अगर अर्थराइटिस को आपने कम करना है या ठीक करना है तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपना कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, आम, ताकि जो आपने स्टार्टिंग में बताया आम और वो वायु खट्टा। ना बने। हाँ, लेकिन बहुत सी चीज़ों का परहेज भी कहा जाता है, जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी है जिससे बॉडी में गैस बने, गैस वायु बने। बने। हाँ, लेकिन खट्टी और ठंडी चीज़ें जोड़ों का दर्द हो या बॉडी में कहीं भी दर्द हो मना की जाती है, तो अर्थराइटिस में भी मना की जाती है। तो वो खट्टी और ठंडी चीजें कौन कौन सी हो सकती है जो अवॉइड करनी चाहिए और किस हद तक अवॉइड करनी चाहिए? देखो मेरा जो इस चीज़ में कॉन्सेप्ट है, खट्टी चीज़ों का तो देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन पेन एंड खट्टी चीज़ें। वो इसलिए किया जाता है कि जिनकी अग्नि मंद होती है, डाइजेशन पुअर है, गैस बन रही है, कुछ लोगों को एसिडिटी बनती है, तो जो खटास है वो उसको ट्रिगर करती है, इसलिए अवॉइड किया जाता है, उसका अर्थराइटिस से लिंक नहीं है। सेकेंडली, ठंडी चीज़ें। देखो, ठंडी चीज़ों की भी ना परिभाषा बहुत अलग है। अब ठंडी, किसी लोगों को लगता है ठंडा पानी पीना इज़ ठंडी चीज़, किसी को जैसे गोंद कतीरा वगैरह ले रहे हैं दैट इज़ ठंडी चीज़। तो आपको सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना घुस के, जो आपके घर पे खाना बना है, सिंपल खाना खाओ, जितनी भूख है उसका 60-70% खाना खाओ, ठंडा पानी मत पियो। पानी हमेशा मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मटके का पानी पियो।
जो बॉडी को स्टेबल करे, या फिर हल्का सा गुनगुना पानी पियो। और पानी में भी मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप पानी पियो तो एकदम से गटक के पूरा पूरा गिलास नहीं भरना है, सिप सिप करके हमेशा पानी पियो। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। आप लोग छोटा छोटा रूटीन चेंज करो 1 मंथ, फिर आप बताना कि क्या एक्सपीरियंस है। और मैम जो लोगों के जॉइंट से कट कट की आवाज आती है, तो क्या वो भी अर्थराइटिस की वजह से ही है? देखो, जो क्रैपिटस फॉर्म होते हैं, दैट कर्च कर्च की आवाज, जैसे आप घुटने पे हाथ रखोगे ऐसे मूव करोगे तो उसमें से आवाज आती है, वो क्या है, आपके जॉइंट के अंदर एक फ्लूइड है। जैसे क्या होता है, हम स्कूटी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनको ग्रीसिंग प्रॉपर करनी पड़ती है। दरवाजों में कई बार चूं की आवाज आती है, वो ग्रीस देना, वो दैट इज ग्रीस, वो वहां पे कम होने लगती है। उस कंडीशन में भी अगर आप अपनी इनिशियल फेज में एक्सरसाइज, अपना डाइट, कैल्शियम, विटामिन डी अच्छे से बैलेंस करते हो, तो वो वहां स्टेबल हो जाती है। बट क्रॉनिक कंडीशन में यू कांट रिवर्स द प्रोसेस। प्रैक्टिकल और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, लोग बोलते हैं हो जाएगा, नहीं होगा। आप उसको कुछ परसेंट तक कर सकते हो जितनी आपकी शरीर की क्षमता है, लेकिन अगर आप बोलो पूरा, वो नहीं हो सकता। और मैम जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, बहुत से पेशेंट ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे लोग उनको कहा जाता है ना कि आप जितना मूवमेंट देने की कोशिश करेंगे अपने जॉइंट्स को, आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए उतना ही अच्छा है। जैसे मेरे कोई नोन है, वो 60+ है, दोनों हस्बैंड वाइफ, उनके घुटनों में प्रॉब्लम रहती थी। तो जब वो यूएस से गए, तो डॉक्टर को दिखाने गए इस पर्पज से कि वो उनको दवाई बताएंगे जिससे उनके घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। तो उस डॉक्टर ने उनको कहा कि आप दवाई के चक्कर में मत पड़ो, आप साइकिलिंग करो। तो मैम, तब का दिन है और आज का दिन है, वो कभी दवाई नहीं लेते, उनका घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक है। आज वो 68 या 69 के होंगे, वो साइकिल से यात्राएं करते हैं, यहाँ तक कि लद्दाख तक वो साइकिल से गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लोगों को भी क्वेश्चन यही रहता है कि क्या कर सकते हैं, साइकिलिंग करे, एक्सरसाइज करे, योगा करे, और कितना करे? देखो, इसमें मैं बताती हूँ, अगर अभी आप इनिशियल फेज में, आपका शरीर फिट है, तो योगा, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अब कोई इंसान है बेचारे की इतनी सूजन आ रखी है, जोड़ हिल ही नहीं रहे, वहां पे आप फोर्सफुली करोगे तो वो हार्म ही करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप बॉडी को ट्रैक पे लेके आओ, वहां पे आप योगा, एक्सरसाइज। और लोगों को लगता है योगा जैसे टीवी में दिखा रहे हैं, उल्टे लेट गए, शीर्षासन कर लिया, पवन मुक्त आसन कर लिया, ठीक है, हलासन कर लिया। मैं कभी नहीं बोलती योगा मतलब आप इनिशियली प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करो, अपनी बॉडी में हल्की हल्की स्ट्रेचिंग स्टार्ट करो। सूर्य नमस्कार जितना आपसे मूवमेंट हो रही है उतना करो। साइकिलिंग आप रेगुलर करो। साइकिलिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक प्रॉपरली साइकिल की जरूरत है या आपको कोई ऐसे एपरेटिस की जरूरत है। आप सिंपल बेड पे बैठ के भी, आपकी लेग्स है, आप इस तरह से भी मूवमेंट स्टार्ट करोगे तो दैट इज ऑल्सो कि आप साइकिल चला रहे हो पर आप उस चीज को कर रहे हो। तो वो चीजें क्या है, अब आपकी मूवमेंट है, वो जॉइंट की मूवमेंट को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हड्डियों गैप कम होने लगता है वो अपने आप ही सेटल होने लग जाएगा। तो वहां पे जो पेन है, घिस रही है, चलने में दिक्कत, सेटल हो जाती है। मैम, अर्थराइटिस के बारे में लोग सबसे ज्यादा एक चीज और सर्च करते हैं कि अर्थराइटिस के पेशेंट को दही खानी चाहिए या नहीं, और अगर खानी चाहिए तो किस टाइम खानी चाहिए? देखो, अगर अर्थराइटिस के पेशेंट, सेम चीज, अगर उसे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, स्टिफनेस एक्सट्रीम है, तो दही नहीं खानी चाहिए। ठीक है, अगर वो नॉर्मल है, अभी कंडीशन नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेश दही है, आप काली मिर्च जीरा डाल के उसको खाओ, कोई दिक्कत नहीं करेगा। और अगर पेशेंट है ना, जैसे भी कंडीशन है, सारी चीजें खाने के साथ बासी खाना नहीं खाना। हमें क्या होता है, आटा भी बिल्कुल फ्रेश, जैसे आज पूरे दिन में चल जाएगा लेकिन आज का कल यूज नहीं करना। बार बार सब्जी को गर्म करके नहीं खाना, ये तो अर्थराइटिस के किसी को भी नहीं खाना चाहिए। जैसे सब्जी बन गई, हार्डली एक बार गर्म कर ली, लेकिन अगर 10-10 बार गर्म करे उसके गुण सब खत्म हो जाते हैं। मतलब फ्रेश खाना चाहिए। फ्रेश खाना चाहिए, बासी खाना नहीं, वो भी दिक्कत करता और है। दूसरा मैम, एक चीज और लोग पूछते हैं कि दही रात को खाएं या ना खाएं? अच्छा, ये ना, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। दही जो है, बोला जाता है रात को नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो आपकी कैपिलरीज को ब्लॉक करता है, छोटी छोटी कैपिलरीज है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दही के बिना खाना नहीं खा पाते, वो क्या करें? तो मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ कि आप कम मात्रा में लो और ताजा दही लो, जो जिसमें खटास ना हो, तो दिक्कत नहीं करेगा। मतलब ये मुझे, मेरा ओपिनियन है, यहाँ लोग गालियां निकालने आ जाए हाँ, कि कि मैम ये बोल हर रही है कोई रात ये को कहता दही है कि नहीं रात खानी है, को खाना नहीं कि नहीं। चाहिए। बट ऐसा लगता है, बट ऑन एन एवरेज जिनका हेल्थ इशू ठीक नहीं है उन्हें रात को अवॉइड करना चाहिए। मतलब मेन बात यह है कि अगर आपको अपने अर्थराइटिस को ठीक करना है तो अपने डाइजेशन को और अपने पेट को ठीक रखो, बिल्कुल, एग्जैक्टली। और अगर इसको ठीक नहीं रखोगे तो फिर आप कुछ भी कर लो। कुछ भी कर लो। वही कहते हैं ना, आप भगवान बोल रहे हैं कि सारा दिन तुम राम राम जपते रहो, हम्म। ठीक है,
और बाहर में जाके आप किसी को कुछ भी बोलो मन तो में उस राम। चीज का हाँ तो उस चीज का कोई फायदा नहीं। तो एट द एंड आपका शरीर है, आपको खुद के लिए सोचना है। आप मुझे मत सुनो, आप इनको मत सुनो, आप खुद को सुनो कि आप क्या करना चाहते हो, आप कितना जीना चाहते हो। आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है हर इंसान ना खुद की जिंदगी कितनी उम्र जीनी है वो खुद से तय कर रहा है, ठीक है। लोग वो 100 भी पार कर रहे हैं और कुछ है हमने 50-60 में मर जाना है, इतनी दवाइयां खा ली। आप खुद ही नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव ही रहो, पॉजिटिव हो तो इतनी पॉजिटिविटी के साथ हो कि भाई अब साल भर परहेज करना है, फिट होना है, उसके बाद सारी जिंदगी बढ़िया कुछ भी खाओ। हाँ, ये बात तो है। तो मैम आपका धन्यवाद कि आपने अर्थराइटिस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि शायद दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में जोड़ों के दर्द से परेशान कोई इंसान नहीं ना हो। और आजकल तो कॉलेज जाने वाले बच्चे भी या एज है स्कूल जाने वालों को भी जोड़ों में दर्द होने दर्द लगा है। तो उम्मीद करते हैं आपके बताए हुए नुस्खे, आपके बताए हुए इंफॉर्मेशन लोगों को मदद करेगी नेचुरली दूर करने में, और लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि भाई हम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है और उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी पैथी भी आपको किस समय किस हद तक सूट करेगी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी हद तक मदद मिलेगी अपने शरीर को और अपने बीमारी को जानने के बारे में। और अगर आपकी कोई और भी बीमारी है जिसकी सॉल्यूशन, जिसकी वीडियो आप मैम के साथ देखना चाहते हैं, तो वो भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम के साथ आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो कोशिश करूंगा मैं टाइम टू टाइम उन वीडियोस को बनाकर आपको आपकी बीमारियों का और आपकी इलनेस का सॉल्यूशन दिया जाए। और बाकी अगर आप मैम से कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, वैसे तो मैं कहूंगा आप फ्री हैं, जिससे आप कांटेक्ट करना चाहें आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैम की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।